नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं मेरे साथी अध्यापकगण के लिए और जो सीनियर स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने का क्या महत्व है। यदि आप अपना सब्जेक्ट कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, तो आपको सब्जेक्ट के वीडियोस कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे आपको उन सब्जेक्ट की समरी मिलेगी, कहाँ पे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे जाइए और वहां पे आपको इंट्रोडक्शन वीडियोज मिलेगा और वहां से आपको सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 9, जिसमें दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां। कि आपका जो दैनिक जीवन है, आप जो डेली जीवन जीते हैं उसको हम दैनिक जीवन बोलते हैं, रोजमर्रा का जो जीवन होता है उसको। तो इसमें हमें पढ़ना है पृथक्करण विधियां। पृथक्करण का मतलब होता है कि चीजों को अलग अलग हम किस प्रकार करें। कोई दो चीजें हैं वो आपस में मिली हुई हैं और हमें उनको एक दूसरे से अलग करना है, तो हम किस प्रकार से चीजों को छांट सकते हैं, वो विधियां हमें इसमें पढ़नी है। तो चलिए स्टार्टिंग में आपको एक कबीर की एक दोहा दिया गया है, जिसका मतलब जिस प्रकार सूप द्वारा अनाज रखे भूसे को उड़ा दिया जाता है, उसने कहा कि सूप द्वारा मतलब फूक द्वारा, कि आप फूक मारते हैं जो अनाज में जो भूसा है वो उड़ जाता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति गुणों को धारण कर दोषों का परित्याग कर देते हैं। उसी प्रकार जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, वो जिस प्रकार से हम क्या करते हैं कि भूसे को फूक के द्वारा उड़ा देते हैं, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं अपने जीवन से जो बुरे विचार हैं उनको त्याग देते हैं, उनमें सिर्फ अच्छाइयां निवास करती है। तो चलिए आपने एक बहुत अच्छा सुविचार पढ़ लिया। अब हम हमारे अध्याय को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो बहनों की एक वार्तालाप दिखा रखी है कि मल्ली और उसकी बहन वल्ली, अजीब नाम है मल्ली और वल्ली, अपनी गर्मी की छुट्टियों को लेकर उत्साहित हैं। उनके माता पिता ने भारत के विभिन्न भागों में रह रहे अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने की योजना बनाई। तो उन्होंने कहा कि मल्ली और वल्ली के माता पिता ने कहा कि अब की बार हम गर्मी की छुट्टियों में पता है क्या करेंगे, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनसे मिलने हम घूमने जाएंगे छुट्टियों में। इसलिए मल्ली और वल्ली क्या काफी उत्साहित हैं, खुश हैं। वे सदैव अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के संपर्क में रहते हैं, मतलब उनसे बातें करते रहते हैं। क्या आप भी अपने प्रियजनों के संपर्क में रहते हैं, मतलब आपके जो माता पिता हैं उनके कोई दोस्त हैं या फिर अपने रिश्तेदार हैं, बुआ हैं, ताई हैं, आपका फूफा जी हैं, आपके मौसा मौसी, जो आपके नाना नानी, मामा मामी, जहां भी आपके जो रिश्तेदार है वहां से क्या आप उनसे बातें करते रहते हैं। तो ये आपसे पूछा है, तो ये आपकी घर परिवार की बातें हैं, वो आप अपने तक सीमित रखें। उनका पहला पड़ाव हरियाणा है और वो सबसे पहले कहाँ पहुंचे हैं, हरियाणा में, जो मेरा भी राज्य है। तो आइए आपको हरियाणा ले चलते हैं, जहाँ मल्ली और वल्ली की नानी जी का घर है। उनका घर बड़े बड़े खेतों से घिरा हुआ है। वे आंगन में जमा विभिन्न प्रकार के अनाजों की ढेरियां देखकर खुश हो जाते हैं। उनकी मामा जी और मामा जी समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ अपने हाथों से चावल और गेहूं जैसे अनाजों से छोटे कंकड़ और भूसी अलग करने में व्यस्त है। अब वो पहुंच जाते हैं हरियाणा में, और हरियाणा में जब जाते हैं तो उनके घर क्या देखते हैं कि इस प्रकार से ढेरी लगी हुई है, चावल की और आपकी गेहूं की। और उसके जो मामा और मामी जी है ना, वो क्या कि हाथों से जो गेहूं और चावल में कंकड़ है ना, उनको अलग कर रहे हैं। ये दृश्य उनको देखने को मिलता है। ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आई? बिल्कुल आराम से पढ़िए, धीरे धीरे, में कोई जल्दी नहीं। आप एक दिन में एक पार्ट देखिए और किसी भी पार्ट में आपको कोई दिक्कत होती तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से आवाज का इशू आ रहा था, लेकिन आवाज इतनी भी बुरी नहीं थी कि आपको समझ में ना आए। मल्ली और वल्ली यह जानने के लिए उत्सुक है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। उनकी नानी जी की जिज्ञासा उनकी नानी जी उनकी जिज्ञासा देखकर समझाती है, हम इन कंकड़ों को इसलिए निकाल रहे हैं, यह अनाज पकाने योग्य हो सके। तो उनकी जिज्ञासा थी कि जो मल्ली और वल्ली थी, वो जानना चाहती थी कि गेहूं से इन कंकड़ों को अलग क्यों किया जा रहा है। तो उनकी नानी जी ने आंसर दिया
कि बेटा क्योंकि अगर हम इनको जब तक निकालेंगे नहीं तब तक ये पकाने योग्य नहीं होंगे, मतलब खाने योग्य नहीं होंगे, तो हमें कंकड़ों को इनसे अलग निकालना पड़ेगा। ये आप साधारण सा क्वेश्चन अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि गेहूं से कंकड़ों को क्यों अलग किया जाता है। ये देखिए कि आज ने चावल ले रखे, इन्होंने गेहूं अलग अलग पदार्थ के, और ये कंकड़ को बाहर निकाल रहे हैं। ये चीज आपने बुक में देख भी लिया होगा। वे घर के आसपास क्षेत्र में घूमते हैं और खेतों और मवेशी मतलब कि जो पशु हैं आपके, उनको देखते हैं। उन्हें व्यस्त रखने के लिए नाना जी उन्हें आंखें बंद करके अनाज से छोटे कंकड़ चुनने की चुनौती देती है। और उनसे व्यस्त रखने के लिए मतलब बच्चों को कहती है कि आप आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करके आपको गेहूं से और चावल से कंकड़ निकालने हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या आप आंखें बंद करके कंकड़ वगैरह निकाल सकते हैं? जरा सोचिए 1 मिनट के लिए। तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि आप परेशान होंगे कि जब हम हमारे हाथों में ना जो साइज है ना, जो आपका गेहूं और चावल फिक्स हो जाता है, तो उस साइज के अतिरिक्त अगर हम हाथ ऐसे घुमा रहे हैं, उस साइज के अतिरिक्त हमारा और कोई साइज का कोई दाना आता है, तो हम समझ जाते हैं वो आपका कंकड़ या पत्थर है, तो आप वहां से उसको निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी साइंटिफिक बात की। अब से आप पाठ का जो मेन किस्सा है वो स्टार्ट होता है। किसी ठोस मिश्रण वह पदार्थ 2 या 2 से अधिक मिले होते हैं, जैसे कि गेहूं और चावल में से हाथ द्वारा छोटे कंकड़ और भूसी अलग करने की प्रक्रिया हस्तचयन कहलाती है। इसने कहा कि अगर कोई ठोस मिश्रण है, आपकी ठोस चीज है, जैसे गेहूं भी ठोस हो गया और आपका जो उसमें मिला हुआ था कंकड़ पत्थर वो भी ठोस हो गया। यदि हम हाथ द्वारा किसी ठोस मिश्रण में से कोई चीज अलग करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हस्तचयन बोलते हैं। हस्त मतलब आपका संस्कृत में हाथ को ही बोलते हैं, चयन मतलब उनको निकालना। चयन वैसे तो होता है किसी का सिलेक्शन होना, लेकिन यहाँ पे हस्त चयन आप समझ जाना भी। यह कणों के आकार, रंग और आकृति के अंतर के आधार पर किया जाता है। ये कणों के आकार पता लग जाता है, रंग और आकृति के अंतर के आधार पर किया जाता है। यदि पृथक किए जाने वाले कण कम मात्रा में हो और सहजता से उठाए जा सकते हो, तो हाथ से छांटना एक सुविधाजनक विधि सिद्ध हो सकती है। इसने कहा कि यदि जो अशुद्धियां मिली हुई है उसके अंदर, आपका कोई भी ठोस मिश्रण है उसके अंदर आपकी अशुद्धियां कम है और उनको हम हाथ से निकाल सकते हैं, तो ये जो हाथ से जो हस्त चयन है ना विधि, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कम समय में भी हो जाएगा और आपको इतना ज्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। अब है दोपहर के खाने में मल्ली और वल्ली को गर्मा गर्म पुलाव परोसा जाता है। क्या परोसा जाता है? पुलाव भी। पुलाव आप समझते हैं, किसी ने खाया भी होगा आप में से। पुलाव खाते समय नानी जी देखती है कि मल्ली पुलाव में साबुत काली मिर्च निकालकर प्लेट के किनारे रख रहा है। तो उसने कहा कि जो मल्ली है ना, वो क्या कर रहा है कि जो उसके चावल मान लेते, चावल में जो आपकी काली मिर्च आती है उनको रख के साइड में रखता है। काली मिर्च मैं भी साइड में रख देता हूँ, काली मिर्च मुझे भी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वल्ली मजाक में कहती है, वाह यही हाथ से चयन करने की विधि है। यही तो क्या है? हाथ से चयन करने की विधि है कि हम की हाथ से छाट कर रख देते हैं। अच्छी है ना? नानी जी उन्हें काली मिर्च के लाभ बताती है और मल्ली को इसे भी खाने के लिए प्रोत्साहित करती है। और नानी जी कहती है कि काली मिर्च ऐसे छाट के मत रखो, इसके खाने के बहुत ज्यादा लाभ हैं, और उसको खाने के लिए प्रोत्साहित करती है कि उसे खाए। कुछ समय पश्चात उसके मामा जी उन्हें खेतों में ले जाते हैं, जहां वे काटे गए गेहूं की पूलों के गठरों का अवलोकन करते हैं। मतलब जो आपकी गेहूं काट के बांध दिए जाते हैं ना, उसको गेहूं की पूले बोलते हैं। तो उसको अवलोकन करने के लिए कहते हैं, कुछ फूलों को धूप में सुखाने के लिए फैलाया गया है। दोनों एक एक फूला उठाते हैं और उसमें लगे अनगिनत दाने देखते हैं। कुछ किसान फूलों को एक बड़े लकड़ी के लट्ठे पर पीट रहे हैं। जिज्ञावश वल्ली मामा जी से पूछती कि वे क्या कर रहे हैं, कि आप इस डायग्राम में देखिए भी। तो ये जो बांधे गए हैं ना, तो ये आपके क्या फूले हैं। अब क्या कर रहे हैं, कुछ जो आपके किसान है वो क्या करते हैं, ऐसा ड्राम होता है लकड़ी का, या फिर कोई भी ऐसी चीज होती है जिसपे बार बार इसको पीटते मतलब ऐसे मारते हैं। तो इस वो पूछती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मामा जी समझाते हैं, दाने पृथक करने के लिए फूलों को पीट रहे हैं, ताकि इनके अंदर दाने ये पक चुके हैं। अब हमें फसल में से जो दाने हैं उनको अलग करना है। तो इसने कहा जब इस पे मारेंगे ना,
पीटेंगे तो ये दाने इससे अलग हो जाएंगे। जब ये दाने निकल जाएंगे तो इसको ये साइड में रख देंगे भूसे को, और फिर अगला पूला उठा लेंगे। तो इस प्रकार ये विधि चलती रहेगी। फूलों से दाने पृथक करने की यह प्रक्रिया कहती है थ्रेसिंग। अब तो आपके थ्रेसर मशीन आ गई है, वो क्या करती है, फूलों से दाने को अलग करती है, इसलिए उसको थ्रेसिंग का काम करती है ना। तो थ्रेसिंग क्या होती है, जब हम फूलों को दाने से अलग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। किसान कड़ी मेहनत करते हुए अपने काम का आनंद लेते हैं। समय समय पर वे अपने काम के साथ लय में लोकगीत भी गाते हैं, कि साथ साथ ये कोई गाना भी गाते रहते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ गई, थ्रेसिंग आपको समझ में आ चुकी है और हस्त चयन आपको समझ में आ चुका। अनाज के अलग किए गए दाने भूसे की डेयरियों में मिल जाते हैं। इसने कहा कि कुछ से जो अनाज के दाने हैं ना, भूसों की डेयरी में मिल जाते हैं। वल्ली फुसफुसाते हुए मल्ली से कहती है, क्या किसान इतनी सारी भूसी में से अनाज निकालने के लिए उसे हाथ से छाटेंगे? वह सोचती है किसान को इन्हें अलग करने में कितना समय लगेगा। आइए वल्ली द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए एक क्रियाकलाप। उसने कहा कि कुछ दाने क्या है कि जो आपकी है ना, यहाँ इसमें मिल गई भूसी में भी, ठीक है। तो उसने कहा ये तो बहुत सारे हो गए। तो घर पे तो हमने देखा था कि एक थाली में या एक प्लेट में दाने जिसमें कंकड़ थे आराम से निकाल दिए थे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो गई, इनमें से कैसे हाथ से निकालेंगे। तो मैंने कहा कि चलो एक एक्टिविटी देखते हैं, वो सवाल आपके अपने क्षेत्र के लोकगीत खोजो और अपने मित्रों के साथ गाकर आनंद ले, कि आपके जो आसपास है वो किस प्रकार के गीत गाए जाते लोकल में, तो वो अपने मित्रों के साथ गाए और मजे ले, आपको ये बताया गया। मुट्ठी भर भुने हुई मूंगफली के दाने ले, उन्हें अपनी हथेलियों के बीच रगड़े। क्या होता है कि आप क्या करें कि मूंगफली ले लिया आपने, उसको भुनी हुई को उसको ऐसे रगड़े दानों को, तो क्या होगा अभी। क्या मूंगफली के दानों से छिलके पृथक करना संभव है? अब इसमें फूंक मारे। अब क्या देखिए, अब आपको क्या करना है कि उसमें अलग हो गए छिलके उनके, और अब फूंक मार देना कि तो आपके छिलके वो अलग हो जाएंगे। तो आपने नोटिस किया, हटाए गए मूंगफली के छिलके और मूंगफली के दानों में से कौन सा भाग उड़ जाता है। अब आपको पता लग गया कौन सा भाग उड़ गया होगा। आपने देखा होगा कि फूंक मारने से भारी भाग से हल्के भाग अलग हो जाते हैं। आपके विचार में किसान इतनी सारी भूसी से अनाज कैसे अलग करते होंगे। अब आपके ध्यान में कुछ आ गया होगा क्वेश्चन, जैसे मैंने मूंगफली के दाने फूंक मार के अलग किए ना। अब आप में से तो आधे बच्चे सोच रहे होंगे कि अब किसान फूंक मार कर अलग करेंगे। अब एक चीज और यहाँ पे देखिए, चने की दाल में मुरमुरों की थोड़ी मात्रा मिल गई है। क्या आप हस्तचयन के अलावा किसी अन्य विधि से इस मिश्रण को अलग कर सकते हैं? कि आपको उसमें चावल के दाने हैं, उसमें थोड़ा, सॉरी, चने के भारी होते हैं, उसमें थोड़ा सा भूसा मान लीजिए मिल गया है, तो आप उसको कैसे अलग करेंगे? आप हस्तचयन विधि अपनाएंगे या इसके अलावा भी कोई विधि है? एक बार हम इसको कंप्लीट करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अलावा भी कोई विधि हो सकती है। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि फूंक मारने से बाहरी भाग से हल्के भाग अलग हो जाते हैं, कि जो बाहरी भाग था ना, फूंक हमने मारी जब मूंगफली के दाने पे, जो हल्का भाग था उसके छिलके थे वो अलग हो गए, और जो बाहरी भाग था वो हमारी हथेली में रह गया। आपके विचार में किसान इतनी सारी भूसी से कैसे अनाज अलग करते हैं? पारंपरिक रूप से किसी मिश्रण के बाहरी और हल्के भाग को अलग करने के लिए एक बांस से निर्मित एक पात्र का उपयोग किया जाता है। अब ये पात्र देखिए आप, और ये पात्र को बताइए कि आपकी भाषा में क्या कहा जाता है। इसको भी दिख रहा है आपको? तो इसको हमारे यहाँ कहा जाता है छाछ भी। आपके यहाँ क्या कहा जाता है वो आप जरूर बताएंगे। अगले दिन उनके नाना जी उन्हें यह प्रक्रिया दिखाने के लिए खेतों में ले जाते हैं। मल्ली और वल्ली देखते खेत का एक किसान ऊंचे चबूतरे पे खड़ा है। किसान उस सूप को, जिसमें थ्रेश किए गए गेहूं के दाने हैं, वायु की दिशा में हिला रहा, मतलब कि उसको दाने लिए साथ में और उसको ऐसे ऐसे हिला रहा है हवा की डायरेक्शन में। चित्र 9.4 से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या गेहूं के दाने और भूसी दोनों अवयव एक ही स्थान पर गिरते हैं? गेहूं के दाने और भूसी में से कौन सा अवयव उड़कर दूर चला जाता है? क्या पवन दो अवयव को पृथक कर सकते हैं? ये देखिए, ये आपकी वायु की दिशा हो गई, ये आपका छाछ हो गया, इसमें जो गेहूं और भूसी दोनों है। अब यहाँ पे देखिए किसान क्या कर रहा है, कि आपको बता रहा था कि जैसे फूंक मार के हमने अलग किया था ना, तो ये जो हवा चल रही है ये फूंक का ही काम कर रही है, और हल्का क्या है इसमें, भूसा है। क्या है? भूसा।
जो हल्का होगा वो इस प्रकार से क्या होगा, दूर उठ जाएगा, अलग हो जाएगा, और जो आपका अनाज है वो आपका यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई? यहाँ पे चीजें क्लियर हुई? तो इसको हम बोलते हैं ओसाई। क्या बोलते हैं? ओसाई। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम विनोइंग। क्या बोलते हैं? विनोइंग। आपको चीज क्लियर हुई? आपकी नई टर्म आ चुकी है ओसाई। ओसाई क्या होती है? जब हवा के माध्यम से हम क्या है कि हल्के और भारी चीज को अलग करते हैं तो उसको हम ओसाई बोलते हैं। थ्रेसिंग आपको क्या बताया था कि थ्रेसिंग होता है कि जब हम अनाज से, फसल से आपके अनाज को हम अलग करते हैं, अनाज जो आपका पुले थे उससे हम अनाज निकालते हैं ना, तो उसको हम थ्रेसिंग बोलते हैं। ये आपकी क्या है? ओसाई है। ये आपकी थ्रेसिंग नहीं है, थ्रेसिंग हम कर चुके। मिश्रण में से भारी और हल्के अवयव को हवा या फूंक मारकर अलग करने की यह विधि ओसाई या विनोइंग कहलाती है। क्या आपने अपने घर पर इस प्रकार की प्रक्रिया होते हुए देखी है? तो आपने ये प्रक्रिया जरूर देखी होगी, क्योंकि आमतौर पे घरों में जब आप आटा पिसवाते हैं ना, तो आपको इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप थ्रेशर नामक थ्रेशिंग मशीन निर्मित की गई है। इन मशीनों का उपयोग फूलों, भूसी और अनाज के दानों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो मतलब क्या होता है कि इसमें जो आपकी नई थ्रेशिंग मशीन आ गई है, आपकी आपको दिख रही होगी, तो इसमें क्या होता, जब हम उसको झाड़ते हैं ना, हाथ से थ्रेशिंग करते हैं, तो उसमें आपका जो पूले था ना, तो उससे जो अनाज और भूसी है ना, उसमें बहुत सारी भूसी अनाज में मिल जाती है। लेकिन जो ये मशीन है ना, तो ये क्या करती है कि पूले इसके अंदर हम लगाते हैं, ठीक है, पूले हम इसके अंदर लगाते थे, अनाज को एक साइड निकाल देती है और भूसे को एक साइड हमें दोबारा से, ये आपकी ओसाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन मशीनों का उपयोग फूलों, भूसी और अनाज के दानों को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। ये मशीनें थ्रेसिंग और ओसाई दोनों कार्य एक ही साथ करती है। मैंने आपको बता दिया कि अब आपको फिर थ्रेसिंग से अगर आपने किया तो भूसी अलग हो जाएगी और आपके अनाज अलग हो जाएगा, तो आपको ओसाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओसाई मतलब कि जब आप हवा के माध्यम से या फूंक के माध्यम से भूसी और अनाज को अलग करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई? किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। मल्ली बंद कमरे में चावल से भूसी अलग नहीं कर पा रही है, आप उसकी सहायता कैसे कर सकते? इसने कहा कि मल्ली ने कोशिश की भूसी अलग करने की, तो भूसी के लिए आपको क्या चाहिए? हवा चाहिए। लेकिन बंद कमरे में हवा नहीं है, तो आप उससे कहेंगे कि या तो कोई आपका कूलर वगैरह ऑन कीजिए, आपका फर्राटा वगैरह ऑन कीजिए जिससे हवा लगे। तो हवा के बिना ये आपकी प्रक्रिया सही नहीं रूप से नहीं होगी भी। अगले दिन मल्ली और वल्ली अपने पिता के जी के मित्र, उनके पिता का मित्र है घनश्याम भाई भी। कौन है? घनश्याम भाई से मिलने के लिए अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। अब की बार वो हरियाणा छोड़ रहे हैं, हमारा हरियाणा, और वो जा रहे हैं अहमदाबाद। वल्ली अपनी मामा जी से यात्रा के लिए मीठी पूरी बनाने का अनुरोध करती है। मामी जी कहती है कि हम यात्रा करेंगे, रास्ते में भूख लगेगी, मीठी पूरी बना दीजिए। बोली, क्या ये गेहूं का आटा गूंथने में आपकी सहायता करूं? मामू जी, आटे से कोई व्यंजन तैयार करने के लिए पहले हमें आटे में विद्यमान चोकर निकालना होता है। ठीक है, चोकर मतलब जो छोटे छोटे कण मिले होते हैं ना, तो उसको हम चोकर बोलते हैं। बोले हम इसे कैसे कर सकते हैं? तो मतलब कि जब हम आटा पीसते हैं ना, तो गेहूं के जो कण है, आपका छिलका है, वो जमा हो जाते हैं, उसी को हम कैसे, कंकड़ नहीं बोल सकते इसको, गेहूं के ही वो होते हैं, तो इसके गेहूं के टुकड़े होते हैं, उसको हम चोकर बोलते हैं। तो उसने कहा कि इसके लिए छालनी का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर लोकल भाषा में इसको हम छालनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छालनी। लेकिन अगर यहाँ पे इसका जो शब्द दिया गया वो आपका चालनी दिया गया है। चालन से आटे के बारीक कण चालनी के छिद्रों से निकल जाते हैं, जैसा कि चित्र 9.5 में दिखाया गया है। बड़े बड़े कण जैसे चोकर और छोटे कंकड़ चालनी में रह जाते हैं। ये आपके देखिए, ये ऊपर आपको छालनी दिख रही है, यहाँ से छालनी आटा छानते हुए आपने घर में सब में देखा होगा। तो ये छालनी है, तो जो आटा नीचे निकल जाएगा और जो चोकर और जो कंकड़ एक आधा रह गया था वो इसमें से आपका अलग हो जाएगा। ध्यान से चालनी का अवलोकन करें। क्या चालनी के सभी छिद्र एक ही आकार के? यदि चालनी में छिद्र पदार्थ से बड़े हो तो क्या छानना प्रक्रिया काम करेगी? इसने कहा कि ये जो आपका छालनी में चीजें आपने देखी है भी, ठीक है,
कि आपने जो चालनी में चीज देखी है ना, तो अगर ये चालनी में छिद्र पदार्थों से बड़े होंगे तो आपके जो पदार्थ है वो क्या होंगे, निकल जाएंगे अंदर से भी। आपको चीजें समझ में आ गई। अगर पदार्थ अंदर से निकल गए तो फिर छालनी का क्या काम बचेगा भी। आपको आ गई बात समझ में। तो क्या फिर छालनी काम रहेगी। तो ये थोड़ा सा आपका ऐप की दिक्कत आ रही, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं 1 मिनट में दोबारा इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। तब तक आप पुराने वाले को रिवाइज कर दीजिए कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं और क्या क्या नहीं पढ़ी हुई। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको अब तक। तो किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। इतना ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, जल्दी से ऑन हो जाएगा, बस आपकी पीडीएफ खुलने वाली है दोबारा से। तो ये हमारी पीडीएफ खुल चुकी और आपका इसी में रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगा। हम 30 से 35 मिनट की एक क्लास लेंगे और हर भाग आपको पढ़ना है। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया कि वो घूमने गए थे, आपका क्या कहता है हस्तचयन क्या कहलाता है, आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जब हाथों से कंकड़ों को छाटते हो आपका हस्तचयन कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था आपका थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है कि फूलों से हमें अनाज को अलग करना है, वो आपका थ्रेसिंग होता है। उसके बाद पढ़ा था हमने ओसाई भी। क्या पढ़ा था, ओसाई। उसमें क्या होता था कि हम वायु से क्या करते हैं कि भूसे को और अनाज को अलग करते हैं, जिसको इंग्लिश में विनोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनोइंग, हिंदी में ओसाई बोलते हैं। और अब आपकी मशीन आ चुकी है जो आपकी थ्रेसिंग और ओसाई एक साथ कर देती है। इसके बाद हमें ओसाई करने की आवश्यकता नहीं होती। अब हम बात कर रहे थे छालनी की। तो छालनी में क्या होगा कि यदि छिद्र, जो छालनी के छिद्र हैं वो आपके पदार्थों से बड़े हो जाएं तब क्या होगा भी। तो छानना प्रक्रिया काम करेगी, छालनी से गुजरने वाले कणों और छालनी पर रहने वाले कणों के आकार में क्या अंतर रहता है। इसने कहा कि जैसे आपकी छालनी है ना, समझने की कोशिश कीजिए, ये छालनी के छिद्र हैं भी, ठीक है। तो हम 5 मान लेते हैं। यदि हमें इन पदार्थों को अलग करना है छोटे छोटे को, तो क्या ये छालनी काम करेगी, ये तो छालनी के अंदर से निकल जाएंगे, तो ये काम करेंगी नहीं। तो जिन पदार्थों को हमें अलग करना है उन पदार्थों के और जो छालनी के छिद्र है उनका आकार अलग अलग होना चाहिए। कि छालनी के छिद्रों का आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो पदार्थ छालनी में ही रह जाए। तो यहाँ पे देखिए, जब दो या दो से अधिक ठोसों के मिश्रण के अवयवों के कणों का आकार भिन्न होते हैं तब चालन की विधि का उपयोग किया जा सकता है। कि यदि दो पदार्थ मिले हुए हैं, उनका आकार छोटा बड़ा है, तब हम चालन विधि का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो आपकी चालन विधि का उपयोग नहीं होगा। क्या आपने कभी निर्माण स्थलों पर रेत से कंकड़ और पत्थर अलग करने के लिए चालनी का उपयोग होते देखा है। कि आपने जरूर देखा होगा कि छालनी के माध्यम से क्या किया जाता है। कि आपने कहीं मकान निर्माण देखा हो तो सीमेंट वगैरह को छानते ताकि कंकड़ अलग हो जाए। और उनका जो साइज होता है जो अलग करना, क्योंकि कंकड़ों का साइज अलग होता है और जो वो छानते सीमेंट वगैरह उनका साइज अलग होता है। तो छालनी चालन जो विधि है वो कहाँ पे उपयोग होगी, जहां पे दो आपके ठोस मिश्रण मिले हुए हैं और दोनों का साइज मतलब आकार अलग अलग होगा, तो हम चालन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब बच्चे पहुंच चुके हैं हमारे अहमदाबाद भी। कहाँ पहुंच चुके हैं, अहमदाबाद। अहमदाबाद पहुंचने पर वे घनश्याम भाई के साथ साबरमती आश्रम जाते हैं, जहां वे नमक सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। सॉरी, ठीक है, दांडी यात्रा के बारे में जानते हैं, क्योंकि आपने बताया कि अहमदाबाद गांधी जी से बहुत ज्यादा संबंध रखता है। तो गांधी जी की वहां बहुत सारी यादें मिलेंगी आपको, बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें आपको अहमदाबाद में देखने को मिलेगी। साबरमती आश्रम किस लिए प्रसिद्ध है, दांडी यात्रा का एक पोस्टर बनाए और चर्चा करें कि इस यात्रा का आयोजन क्यों किया गया। तो ये हमारा सामाजिक का विषय है। सामाजिक भी अगर आपको पढ़नी है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आज हमें साइंस की बात करेंगे, तो साइंस से हमारी लाइन हम नहीं भटकेंगे। मल्लिक पूछता है नमक कहाँ से प्राप्त होता है। समुद्र जल से। घनश्याम भाई उत्तर देते हैं कि हमें समुद्र के जल से नमक प्राप्त होता है। आप भी हैरान और बल्ली भी हैरान कि समुद्र के जल से नमक कैसे प्राप्त होता है। समुद्र जल में पानी में घुले विभिन्न लवणों और अन्य पदार्थों का मिश्रण है। भी समुद्र का जल क्या है कि आपने बताया कि समुद्र का जल खारा होता है। वो खारा किस लिए होता है भी? क्योंकि समुद्र के जल में विभिन्न प्रकार के लवण व अन्य पदार्थों का मिश्रण है। नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र का जल
उथले गड्ढों में रखा जाता है। उथले गड्ढे मतलब इस प्रकार के गड्ढे बना दिए जाते हैं और उसमें समुद्र का जल क्या इकट्ठा कर दिया जाता है। यहाँ जब धूप और हवा के संपर्क में आता है तो कुछ दिनों में जल पूरी तरह से वाष्पित हो जाता है। जल का आपने वेपराइजेशन इसके पिछले ही उसमें पढ़ा था, वाष्पोत्सर्जन भी, कि जल क्या है कि वाष्प बनकर हवा में चला जाता है। कि एक गड्ढे में हमने पानी भर दिया समुद्र का, जो पानी तो क्या होगा कि वाष्प बनकर आपका चला जाएगा, लेकिन नमक है और जो बाकी चीजें वो यही रह जाएंगी। कुछ दिनों में जल पूरी तरह वाष्पित हो जाता है और ठोस नमक शेष रह जाता है। फिर लवण को, इस मिश्रण को शोधित कर साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। फिर जो चीज बचती है ना उसको हम शोधित करते हैं, मतलब शुद्ध करते हैं, अलग अलग विधियां प्रयोग करते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आपके गड्ढे बनाए हुए हैं। ये पानी तो जब चला जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, सिर्फ नमक ही रह जाएगा। चीजें करी हुई आपकी। फिर हम अलग अलग विधि के माध्यम से नमक को क्या करते हैं, शोधित करते हैं। भारत में उन जलाशयों के विषय में पता लगाइए जिनमें साधारण नमक पाया जाता है। इसका एक स्रोत राजस्थान के सांबर झील है। राजस्थान में भी एक सांबर झील है जहां पे इसी प्रकार उसके पानी में नमक पाया जाता है। तो आपको और स्रोत बताइए पानी के, सॉरी नमक के, जहां से भारत में नमक निकाला जाता हो। आइए हम स्वयं क्रियाकलाप करके पता लगाएं नमक के विलयन से नमक को कैसे अलग कर सकते हैं। विलयन क्या होता है कि जब दो पदार्थ आपस में मिले होते हैं उसको विलयन बोलते हैं, ठीक है। और खासकर वो लिक्विड रूप में भी, द्रव रूप में। एक कटोरी या कोई पात्र ले, उसमें जल आधा भरे। आपने कटोरी ले ली, उसमें आपने पानी भर दिया आधा। उस कटोरी में 2-3 चम्मच नमक डाले और तब तक हिलाते रहे तब तक वह एक विलयन न बना देगी। एक काले या गहरे रंग का मोटा कागज टुकड़ा ले और उस पर नमक के इस विलयन की कुछ बूंदे डाले। आपको क्या करना है कि एक कटोरी लेनी है आपको। कटोरी में आपको क्या करना है कि पानी डालना है और उसमें नमक की 2-3 चम्मच आपको डाल के उसको मिक्स कर देना है। फिर एक कागज लेके उस पानी को इस कागज पर आपको डालना है। 2-3 बूंदे डाल देना, 1 चम्मच डाल देना, 2-3 चम्मच डाल देना, पानी आप डाल देना है। आप इस नमक के विलयन के सॉरी आप इस नमक के विलयन से कागज पर अपने पसंद की कोई भी कलाकृति बना सकते हैं। इसने कहा कि अब क्या कीजिए, इस पानी की कोई भी कलाकृति बना दीजिए पानी से भी, ठीक है। इसे सूखने दें और अवलोकन करें। ये देखिए, तो आपने क्या किया कि इस प्रकार की कलाकृति बनी है। आपने ऐसा बनाया, सूखने से पहले ऐसा था पानी, जब सूख गया तो ऐसा हो गया और कलाकृति आपकी ये बनी जो आपने बनाई थी। वे मोटे काले कागज पर फैली नमक के विलयन की बूंदें। क्या आपने कभी गर्मियों के समय गहरे रंग के कपड़ों पर सफेद धब्बे देखे होंगे? आपने जरूर देखे होंगे। अभी गर्मियों का सीजन पीछे गया है तो आपने जरूर देखा होगा कि कपड़ों पर व्हाइट कलर की एक लेयर सी जम जाती है, एक लाइन सी खिंच जाती है व्हाइट कलर की। या कई बार तो जब आप नहाते नहीं, पसीना आता है तो आपके शरीर पर भी वो लेयर आ जाती है। क्या आपको कागज पर कुछ धब्बे दिखाई देते हैं? आपको क्या लगता है कि कागज पर क्या बचा है? कागज छोड़कर आप नमक की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। पानी कहाँ लुप्त हो गया कि जब आपने गत्ते में तो क्या डाला था, पानी डाला था, और पानी में क्या था, मिला हुआ था नमक। लेकिन क्या हुआ कि जब वाष्पोत्सर्जन हुआ, पानी वाष्प बना, तो पानी तो वाष्प होके चला गया, गत्ता आपका सूख गया। लेकिन नमक थोड़ी जाएगा पानी के साथ, नमक तो वही गत्ते पर ही रह जाएगा। जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा नामक अध्याय का स्मरण करें। आइए उत्तर प्राप्त करने के लिए आगे जांच करें। तो आपको पता है हमने जल की विभिन्न अवस्थाएं इसके पहले वाले लेक्चर अध्याय में पढ़ी थी। ठोस, द्रव, गैस, कि उसमें पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। जो चीजें सूखती है ना तो पानी कहाँ जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। समग्र स्वास्थ्य और चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली आयुर्वेद में उपचार के लिए जड़ी बूटी या पौधों के भागों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। वो कहता है कि जो भारत का जो स्वास्थ्य और चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली कौन सी है? पारंपरिक को क्या बोलेंगे? पारंपरिक बोलेंगे जो बहुत पुराने समय से प्रयोग में लाई जा रही हो। तो भारत में क्या है कि रोगी के इलाज के लिए जो पारंपरिक विधि है वो आपकी आयुर्वेद है। आयुर्वेद में कहा गया है कि आप उपचार में जड़ी बूटी और पौधे के भागों का उपयोग करेंगे। प्राय इन सामग्रियों जैसे विभिन्न औषधीय पौधों की जड़ें, पत्ती और फूलों या बीजों का की छाया में सुखाते हैं। किसको सुखाते हैं? छाया में सुखाते हैं। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण होता है और जिससे औषधि का महत्वपूर्ण भाग बचा रहता है। इसने कहा कि उसको छाया में सुखाते हो, कोई भी औषधि होगी छाया में सुखाने से क्या होगा, अगर आपने धूप में सिखा दिया ना तो जो आपका
जो आपका औषधि है वो पूरी तरह से सूख जाएगी। मतलब कि जब पूरा पानी निकल जाएगा तो उसके जो महत्वपूर्ण जो चीज़ उसमें विद्यमान है वो भी पानी के साथ चली जाती है। लेकिन आपको छाया में सुखाने के लिए कहा जाता है क्योंकि पूरी तरह से उसका वाष्पोत्सर्जन न हो, पानी न निकले, कुछ हिस्सा उसमें बचा रहे। चीज़ें क्लियर हुई आपको यहाँ तक? तो हम एक एक्टिविटी और कर लेते हैं। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, ये चीनी मिट्टी की डिश है, चीनी मिट्टी की बनी हुई कटोरी है, तार की ये जाली है, चीनी मिट्टी की डिश में नमक विलीन को गर्म करना। कि इसमें हम क्या करेंगे, नमक विलीन, नमक का घोल है, पानी में नमक मिला गया उसको हम गर्म करते हैं। एक चीनी मिट्टी की डिश में कुछ नमक विलीन है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। और आपको क्या करना है, यदि चीनी मिट्टी की डिश उपलब्ध नहीं है तो आप किसी अन्य उपयुक्त पात्र का उपयोग कर दें। कोई भी पात्र आप यूज इसमें कर सकते हैं। इसे गर्म करें और जल उबल कर उठ जाने दें। जैसा चित्र 9.8 में दिखाया गया कि आप जल को उठ जाने दें, उसका वाष्पन होने दें। चीनी मिट्टी की डिश को ठंडा होने दें। अब उसको ठंडा होने दें। क्या आप देखते हैं चीनी मिट्टी की डिश में क्या बचा है? आपने बताया कि नमक का विलयन लिया था, ठीक है, नमक का क्या लिया था, विलयन लिया था, इसमें नमक मिला हुआ है। तो जब पानी चला जाएगा तो इसके अंदर क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। क्या आपको नमक वापस प्राप्त हुआ? आप चीनी मिट्टी की डिश के नमक की उपस्थिति को अपनी उंगलियों से रगड़ कर महसूस कर सकते हैं। जब आप उंगलियां रगड़ेंगे ना तो उसमें आपको महसूस हो जाएगा कि कुछ चीज उसमें बची हुई है। वो चीज कौन सी थी? जो आप पानी में नमक मिलाया था वही नमक उसमें उपलब्ध रहेगा भी आपके लिए। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे मैं नमक और पानी दोनों प्राप्त कर सकता हूँ? उसने कहा कि मुझे तो पानी भी चाहिए मेरा और नमक भी चाहिए। चित्र का अवलोकन करें और यह प्रश्न का उत्तर देता है। क्या आप इससे संबंधित प्रक्रिया का नाम बता सकते हैं? ये देखिए, आप एक डायग्राम देखिए यहाँ पे भी। यहाँ पे आपने केतली ले ली और केतली से आपको क्या करना है कि यहाँ से भाप निकलेगी ना, इसमें तो आपका नमक का विलीन हो गया। तो यहाँ भाप निकलेगी, भाप को मैं इसमें स्टोर कर लेता हूँ और इसको ढक देता हूँ। तो क्या हुआ, जब ये ठंडा होगा ना तो ये भाप पानी पानी में बदल जाएगी, नमक आपका यहाँ केतली में रह जाएगा और पानी इस टब में आ जाएगा। मतलब जो आपकी भाप बनी है, वाष्प बनी है, उसको आपको एक कंटेनर में स्टोर करना। जब भाप ठंडी होगी तो आपको बता कि संघनन विधि के द्वारा वह क्या हो जाएगी, पानी में बदल जाएगी। अब मैं समझ गया कि मल्ली और वल्ली दक्षिण भारत के पुडुचेरी के रहने वाले हैं। अपने दादाजी और दादी जी से मिलने जाएं, ठीक है, अपने पुराने पड़ोसी मित्र बालन से मिलने के लिए उत्साहित है। अब समय आ गया है कि मल्ली और वल्ली दक्षिण भारत के पुडुचेरी में अपने दादा रहने वाले दादाजी और दादी जी से मिलने जाएगी। अब वो जाएंगे आपके पौंडीचेरी में। वे अपने पुराने पड़ोसी मित्र बालन से मिलने के लिए उत्साहित है। पुडुचेरी पहुंचने के बाद वे पुराने समय की बात यादें करने लगते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि शाम हो गई है और दादाजी की चाय का समय हो गया। तो दादाजी के साथ चाय हम पिएंगे अगले पार्ट में, क्योंकि हम पुडुचेरी पहुंच चुके हैं, हम हरियाणा घूम चुके हैं, हम अहमदाबाद घूम चुके हैं और हम पुडुचेरी पहुंच चुके हैं और दादाजी के चाय का समय हो चुका है। तो हम भी थोड़ी सी चाय ले लेते हैं और अगले पार्ट में हम दादाजी के साथ बैठ के चाय पिएंगे और आगे की यात्रा करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। समझाने के लिए मैं आपको 24 घंटे उपलब्ध हूँ। आप बस एक कमेंट कर देना कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई। तो आशा करता हूँ कि सारी जानकारी समझ में आ गई होंगी। प्लेलिस्ट में आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।